कहाँ गया आपका जूम, कहाँ गया ऑन दिस कंप्यूटर, ठीक है। सो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अ चाइल्ड विथ मास m इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ मेरी गो राउंड हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, मेरी गो राउंड, ओके, radius r and initial angular velocity omega naught as shown in the figure. The child jumps off the edge of the merry-go-round with tangential velocity v with respect to ground. With respect to ground है, okay. The new angular velocity of merry-go-round is, देखो भैया क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। merry-go-round क्या है उससे मतलब नहीं है, आपके पास कुछ है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और ये ऐसे घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से। एक बच्चा इसके साथ में घूम रहा था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से ही, रेडियस इसका कैपिटल R है, इस बच्चे का मास स्मॉल m है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, I ओमेगा नॉट प्लस m, m वी आर होता है ना, m इंटू आर क्रॉस वी होता है, r इंटू वी कितना है ओमेगा नॉट r, दैट इज इक्वल टू I प्लस एम आर स्क्वायर टाइम्स ओमेगा नॉट। ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर मोमेंटम है। इसका क्या हुआ, बच्चा कूद गया, यहां से कूदने के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होके हो गई लेट से ओमेगा, और बच्चे की वेलोसिटी कितनी है, अब v है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसका नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया L फाइनल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I ओमेगा प्लस बच्चे का एंगुलर मोमेंटम R इंटू एम वी, क्योंकि v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है। हमें ये ओमेगा निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि कोई बाहर से टॉर्क नहीं लगा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इसलिए L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल विच इंप्लाइज I प्लस स्मॉल m R स्क्वायर टाइम्स ओमेगा नॉट इज इक्वल टू I ओमेगा प्लस R m V। दिस इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू I प्लस स्मॉल m R स्क्वायर टाइम्स ओमेगा नॉट माइनस m V R अपॉन I। तो कौन कहाँ गया, पावर हाफ तो बेकार है, I प्लस ये ऑप्शन डी, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, ओके, अब असर्शन रीजन है, तो 19 का असर्शन है, अ कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड ऑन 2 blocks and 1 spring system as shown in figure. Velocity of center of mass increases linearly with time, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। देखो भैया, एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन टोटल मास 3m, और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, इसलिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट, ये क्या हुआ, अच्छा, देयर इज अ ट्रायंगुलर प्लेट एज शोन इन द फिगर, अ डॉटेड एक्सिस इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द स्लैब, नी प्लेट है, एज द एक्सिस इज मूव्ड डाउनवर्ड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्लैब विल फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस स्लैब का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर है, अगर हम एक्सिस को सेंटर ऑफ मास के पास में लेके जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा, लेकिन जब सेंटर ऑफ मास को पार कर जाएगा तो उसके बाद सेंटर ऑफ मास से दूर जाने लगेगा एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करने लगेगा, तो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज एकदम सही है। रीजन, द एक्सिस इज फर्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास देन इट इज रिसीडिंग फ्रॉम इट, ये भी एकदम सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन।
ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो गया, नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। कहाँ गया? हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का जो क्वेश्चन है पहला, वो क्या है? ये कहता है कि एक सेकंड को थोड़ा सा एक जरूरत है किसी चीज की। डेस्कटॉप, तो क्या कह रहा है? मास ऑफ अ बिगर डिस्क हैविंग रेडियस 2r इज कैपिटल M. ओके, a disk of radius smaller is cut from the bigger disk as shown in figure. Moment of inertia of disk about the axis passing through periphery and perpendicular to plane. कहाँ पर? ये तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, किसके अबाउट? तो जब तक ये मेंशन नहीं किया जाएगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है बेटा? तो जो भी है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, मैं मान रहा हूँ इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मेरे को। तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू आई होल प्लस आई कट, कट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव होगा, है ना? दिस इज इक्वल टू अब पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? पहले मास कैपिटल M था, तो ये हो जाएगा m इंटू 2r का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे हुआ? सेंटर के अबाउट mr स्क्वायर बाय 2 होता है, रेडियस की जगह 2r डाल दिया, अच्छा, प्लस m इंटू 2r का स्क्वायर आएगा, मेरी गलती है। मतलब आई सेंटर ऑफ मास प्लस आई प्लस m इंटू डी स्क्वायर। डी कितना है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ना, कितने डिस्टेंस से शिफ्ट किया हमने एक्सिस को? यहां से यहां लेके गए, 2r डिस्टेंस हमने शिफ्ट किया, ठीक है? प्लस आई कट, कट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए पहले कट का मास निकालना पड़ेगा। इसका रेडियस r है, आधा है, इसका रेडियस r कितना है? आधा है, इसलिए एरिया 1/4 हो गया, इसलिए मास 1/4 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव है तो माइनस m/4 हो जाएगा। मास माइनस m/4, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैसे निकलेगा? माइनस m/4 इंटू r स्क्वायर बाय 2, तो सेंटर के अबाउट, प्लस माइनस m/4 मास इंटू डिस्टेंस d कितना है? r है, r स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया? यही चीज तो कर रहे हैं। हाँ सर। यही चीज तो बार बार कर रहे हैं ना, कट वाले केस में यही करना पड़ता है ना बेटा। हाँ या ना? इसको कॉपी कर लो फिर, और क्या। इस एक्सरसाइज ने थोड़ा सा तंग किया है ना, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट ठीक है। ये तो अपन ने थोड़ी देर पहले किया था ना? हाँ, ये अपन ने थोड़ी देर पहले किया था, वहां पे इसका रेडियस r और ये साइड a दे रखा था, यहाँ पे a और b दे दिया है। क्वेश्चन सेम है, हो जाएगा आराम से। बस इस बार इस डायमीटर के डायगोनल के अबाउट आपको इस किसी एक साइड के अबाउट निकालना है, और ज्यादा आसान है ये तो, है ना? नेक्स्ट करते हैं। From a solid sphere of mass m and radius r, a cube of maximum possible volume is cut. Okay, moment of inertia of cube about the axis passing through its center and perpendicular to one of its faces is.
देखो भाई क्या है, अब यहां आएगा मजा। ये आपका स्फीयर है, ठीक है। इसके अंदर से हम लोगों ने एक क्यूब को काट के निकाल लिया। क्यूब कैसा है? मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का क्यूब है। अगर मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का क्यूब है तो मतलब इसके जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं वो स्फीयर के सरफेस पे होंगे, हाँ या ना? और इस क्यूब का सेंटर आपके स्फीयर के सेंटर से कोइंसाइड करेगा। तो अगर इस क्यूब का साइड लेंथ a है तो यहां से लेकर यहां तक का, इस पॉइंट को मैं a बोल लेता हूं, इस पॉइंट को b बोल देता हूं। ए बी को क्या मैं बोल सकता हूं? दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? ये साइड और ये साइड तीनों परपेंडिकुलर है ना, क्यूब है तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, क्यूबॉइड का। भूल गए? यस सर। पता है ना ये तो। क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां तो तीनों साइड से हैं, इसलिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए रूट 3 एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू 2r, क्योंकि ये डायमीटर ऑफ स्फीयर है। सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2r बाय रूट 3, ठीक है। नाउ आपका स्फीयर का मास m है, रेडियस r है, इसलिए मैं उसकी डेंसिटी लिख सकता हूं रो इज इक्वल टू m अपॉन स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? यही होता है ना, 4/3 पाई r क्यूब। तो इसलिए अगर मैं इस क्यूब का मास स्मॉल m बोलूं तो क्या स्मॉल m को मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू माइनस क्यों? क्योंकि वहां वो क्यूब निकाल दिया ना हमने, तो नेगेटिव मास है ना बेसिकली वहां पे, माइनस रो इनटू ए क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इनटू ए क्यूब। तो 4r क्यूब नहीं 8r क्यूब अपॉन 3√3। r क्यूब कैंसिल हो गया, ये वाला 3 भी इससे कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस, अच्छा ये भी कट के 2 बचा, तो माइनस 2m अपॉन पाई रूट 3, ठीक है बेटा, है ना। यहां तक कोई दिक्कत? क्यूब का मास तो निकाल सकते हो आप लोग वॉल्यूम का कंपेयर करके। कोई दिक्कत है इसमें अभी तक? दिक्कत हो तो बोल देना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऐसी एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो रहा हो और क्यूब के एक फेस के नॉर्मल हो, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू आई स्फीयर प्लस आई क्यूब दैट इज इक्वल टू आई स्फीयर कितना हो जाएगा? 2/5 m r स्क्वायर प्लस आई क्यूब निकालना है। अब क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अगर एक क्यूब है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को इस एक्सिस को निकालना है, तो कैसे निकलेगा? साइड लेंथ अगर ये है तो हम बोलेंगे इस क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा जितना कि एक स्क्वायर का होगा, स्क्वायर शीट का होगा, क्योंकि क्या किया हमने, स्क्वायर शीट को पकड़ के ऐसे खींच दिया तो क्यूब बन गया, है ना। तो मास तो उतना ही डिस्टेंस पर है एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर के इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ये अगर इसका मास स्मॉल m है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्यूब विल बी इक्वल टू m टाइम्स a स्क्वायर बाय 12 प्लस a स्क्वायर बाय 12, यही होता है ना। किसी भी रेक्टेंगल का क्या होता है? a स्क्वायर बाय 12 प्लस b स्क्वायर बाय 12, तो दोनों साइड तो a है, दैट इज इक्वल टू
एम ए स्क्वायर बाय 6 और ये कितना है 2r/√3, स्मॉल m कितना है -2m/π√3. सो दैट इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाय 6 दैट इज इक्वल टू 2/5 mr² प्लस स्मॉल m की वैल्यू डाल दी -2m/π√3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 4r²/3/6. जो भी कैलकुलेट करके आंसर आएगा वही आपका आंसर है. समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? सर मेरे को लग रहा है इसमें से क्या ये तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि इधर पाई है उधर पाई है नहीं, तो न्यूमरेटर में तो सम आना चाहिए. ऐसा कैसे आ गया? सर हाँ बेटा बोलिए. सर वो आई क्यूब कैसे निकला? हाँ आई क्यूब कैसे निकला? अच्छा देखो. देखो भाई फिर यार हैंग हो गया. आज गतन गजब खड़ा रखा है एकदम, ऐसा कभी नहीं हुआ है. देखिए एक स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैसे निकालोगे? जी मुझे बताइए, ये स्क्वायर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए. क्या मैं लिख सकता हूं ये I1 ये I2, तो क्या मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2? लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर. दैट इज इक्वल टू 2I1, क्योंकि दोनों I1 और I2 इक्वल है. दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम ए स्क्वायर बाय 12. समझ में आ रहा है I1 कैसे एम ए स्क्वायर बाय 12 है? क्योंकि ये इस रॉड के बराबर है. इस रॉड को पकड़ के खींच दिया तो ये स्क्वायर बन जा रहा है ना? समझ में आ रहा है ये? अब मेरे को निकालना है क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. किस एक्सिस के अबाउट? तो उस एक्सिस के अबाउट जो क्यूब के सेंटर से पास हो रही है और क्यूब के सरफेस के परपेंडिकुलर है. इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना? तो क्या लिखूंगा? इस ये क्यूब बना कैसे? बेसिकली एक स्क्वायर था, उसको पकड़ के खींच दिया तो क्यूब बन गया, है ना? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है दिस इज सेम एज आई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाय 6, जिसमें ये साइड ए है ये साइड ए है. ये साइड अगर बी भी होती तो एम ए स्क्वायर बाय 6 ही होता, लेकिन हमारी ये वाली साइड भी ए है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है. ठीक है? समझ में आया कि नहीं? अब देखो यार, थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशन में मैंने कुछ गलती की हो तो मेरा आंसर सही शायद नहीं आया, बट ठीक से कैलकुलेशन करोगे तो आंसर इसी तरीके से आ जाएगा. ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? नो सर. आगे बढ़ रहा हूं. नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये भी जेईई मेन में आया हुआ है. देखो अब इन क्वेश्चन के साथ ना ये जेईई मेन में एग्जैक्टली ऐसा ही डायग्राम आया था. इस वजह से सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन को ठीक से पढ़े बिना गलत करके आ गए थे. ये जेईई मेन की गलती थी, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप आपको क्या हो रहा है इसमें किस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा है, उसके अबाउट ना जो सेंटर से पास हो रहा है ना? लेकिन दे रखा नहीं, जो पॉइंट पी से पास हो रहा है, मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे. और दिखने में लग रहा है डायग्राम कि इसके अबाउट निकालना है. ठीक है? तो इस वजह से थोड़ा क्या सारे ही बच्चे गलत करके आ गए थे. लेकिन मेरे ख्याल से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? सर ये वाला तो मॉड्यूल में है. ये वाला मॉड्यूल में कराया था.
मॉड्यूल में क्या मैंने क्लासरूम के लेक्चर्स में कराया था, है ना। आगे बढ़ रहा हूँ, ये वाला हो जाएगा क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज L I. What is the ratio L by R so that moment of inertia is minimum? ये थोड़ा देखो क्या करना है इसमें। बोल रहा है कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है जिसका लेंथ L है, रेडियस R है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई किसी को पता है इसका आई कितना आएगा इस एक्सिस का, और कैसे निकाल सकते हैं, किसी को आइडिया है? देखो मैंने इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mr स्क्वायर बाय 4। कैसे? देखिए मैंने यहाँ पर एक डिस्क कंसिडर किया, थिकनेस dx का, x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस का ये डिस्क कंसिडर किया, इसका मास लेट से dm है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di कितना हो जाएगा? क्या आप लिख सकते हो di इज इक्वल टू इस, क्योंकि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस को निकालना है, इसलिए मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू dm r स्क्वायर बाय 4, तो उस एक्सिस का उठाया जो कि सेंटर से पास हो रहा है, प्लस dm x स्क्वायर, यही होगा ना? हाँ या ना? ये बता दो, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। सर एक बार और बता। इस डिस्क, बेटा डिस्क यहाँ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का निकालना है। क्या लिखोगे? इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम mx स्क्वायर, है ना? हाँ तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 4 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dm प्लस इंटीग्रेशन dm x स्क्वायर। तो ये तो सीधे सीधे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr स्क्वायर बाय 4, और ये किसका हो गया? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12। तो I कितना हो गया? ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mr स्क्वायर बाय 4। कोई दिक्कत? हाँ या ना? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ L बाय R का रेशियो कितना होना चाहिए सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। अब यार यहां समझो कहना क्या चाहता है। ये कहना चाह रहा है कि मान लेते हैं हम डिस्क का वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, मान लेते हैं कि हमने डिस्क का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, मास कांस्टेंट रखा, बस उसका हम लेंथ और रेडियस एडजस्ट कर सकते हैं, उतना ही मटेरियल से हमने इस डिस्क को बनाया है, इस डिस्क बोल रहा सिलेंडर को बनाया है। तो L और R के बीच में क्या रिलेशन होगा जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम आए? तो मुझे मालूम है इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर L। दिस हैज टू बी अ कांस्टेंट C, है ना? हाँ या ना? कोई हाँ दिक्कत? सर। यस सर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि r स्क्वायर इज इक्वल टू C अपॉन पाई L। अब अगर मैं ये वैल्यू उठाकर यहां डाल दूं तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ L के टर्म्स में मिल जाएगा, है ना? यस सर। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो है दैट इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12 प्लस
m बाय 4 टाइम्स आर स्क्वायर इज c अपॉन पाई एल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिनिमम करना है इन टर्म्स बाय वेरिंग एल। तो मैं लिखूंगा क्या कि डी आई बाय डी एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो डी आई बाई डी एल हो जाएगा, m तो हटा दो पूरा कैंसिल, चलो m बाय 12 टाइम्स 2l प्लस m c बाय 4 पाई टाइम्स 1 बाय l का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, -1 बाय एल स्क्वायर, है ना, एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज मास कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा L बाय 6 इज इक्वल टू C अपॉन 4 पाई L स्क्वायर। दिस इंप्लाइज L क्यूब इज इक्वल टू C अपॉन 3C अपॉन 2 पाई, है ना। दिस इंप्लाइज एल क्यूब इज इक्वल टू सी कितना है, सी है आपका पाई आर स्क्वायर एल, 3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई, पाई पाई चला गया, एक एल स्क्वायर हो गया, यहाँ एल चला गया, सो मेरे पास आया एल इज इक्वल टू आर टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3/2, तो एल बाय आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? अब देखो इस क्वेश्चन में जेई मेन में सब हरकत हो जाता है, इसने बोला नहीं कि भैया वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा या मास को कांस्टेंट रखा, लेकिन हमको अज्यूम करना पड़ा अपने से कि मास या वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, इसलिए जब तक आंसर नहीं आता ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता इन क्वेश्चन में कि भैया वही बोलना चाहता है कि कुछ और बोलना चाहता है क्वेश्चन। ये सब चीज़ें जेई मेन में नीट में होती है, तो थोड़ा आपको पहले से अगर अंदाजा लगाना आता हो कि क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट मान के पूछ रहा होगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट, a particle moves parallel to x-axis with constant velocity v as shown in figure। ठीक है, the angular velocity of particle about origin O is, O क्या रहेगा, देखो भैया बोला है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो ऑरिजिन के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ उसका एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, वेरी करेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, क्या होगा। तो देखो भैया इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब कि फोर्स जीरो, इसका मतलब टॉर्क जीरो, इसका मतलब एल कांस्टेंट। पॉइंट मास है, कोई फोर्स का कपल तो लग नहीं सकता, है ना, तो नेट फोर्स, अगर नेट फोर्स जीरो तो टॉर्क को भी जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट मास के ऊपर लग रहे हैं फोर्सेस, है ना, तो क्योंकि टॉर्क जीरो लग रहा है इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। दूसरा भैया ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है, ये रहा इसका लाइन ऑफ मोशन, ये हो गया इसका r परपेंडिकुलर, तो L होता है r परपेंडिकुलर इंटू पी, दैट इज इक्वल टू r परपेंडिकुलर इंटू mv। r परपेंडिकुलर भी कांस्टेंट है, mv भी कांस्टेंट है, इसलिए ये कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, let I1 and I2 be the moment of inertia of a uniform square plate about an axis as shown in the figure, then the ratio I1 is to I2 will be। देखो यार ये I1 तो निकाल के थक गए, है ना, I1 कितना होगा, m a स्क्वायर बाय 12 होगा कि नहीं होगा, अगर इस साइड लेंथ है तो होगा ना। Yes sir। और I2 कितना हो जाएगा, I1 प्लस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a बाय रूट 2, सो ये जाएगा m टाइम्स a बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर 12 नहीं, सॉरी m स्क्वायर बाय 6 होगा ना बेटा, ये दैट इज इक्वल टू m a स्क्वायर बाय 6 प्लस m a स्क्वायर बाय 2, दैट इज इक्वल टू 4m a स्क्वायर बाय 6, दैट इज इक्वल टू 2, चलो 4m स्क्वायर बाय 6 बढ़िया है, देयरफॉर I1 बाय I2 इज इक्वल टू
हैं, ओ सॉरी गलत बोल गया ना, 12 ही तो होगा ना, परपेंडिकुलर का आउट 6 है ना, इसका आउट तो 12 ही है, पहले सही लिख के बाद में गलत कर दे। ये 12 था, ये 12 था, ये 12 रहेगा और यहाँ हो जाएगा 7ma² / 12। 7/2 = 1/7 या फिर 1:7। ठीक है। सर प्रीवियस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कैसे हुआ? क्या सर प्रीवियस क्वेश्चन में वो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कैसे हुआ? बेटा, दो तरीके से बताया मैंने एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। एक तो इसलिए हुआ क्योंकि टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। दूसरा ये कि इसका एंगुलर मोमेंटम होता कितना है, लाइन ऑफ मोमेंटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही रहेगा क्योंकि लाइन ऑफ मोमेंटम सेम है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो आर परपेंडिकुलर कांस्टेंट ही है, पी भी कांस्टेंट ही है, तो आर परपेंडिकुलर इनटू पी भी कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है। ठीक है सर। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लें, हो जाएगा ना। ये तो बस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते जाना, इसमें कुछ है नहीं। ध्यान रखें, इसका निकाल लोगे डायरेक्ट, इसका निकाल लोगे डायरेक्ट। इसका निकालने के लिए यहाँ प्लस ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका निकालने के लिए यहाँ, इसके बाद मोमेंटम ऑफ इनर्शिया प्लस ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था ना जिसमें हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत पड़ी थी। L/√L² प्लस L/2 का स्क्वायर। नेक्स्ट, 2 bars of masses m1 and m2 connected by a weightless spring of stiffness k rest on a smooth horizontal plane. Bar 2 is shifted by a small distance x0 to the left and released. The velocity of the center of mass of the system when the bar 1 takes off the wall is। देखो भैया, बार 1 जो है कब कांटेक्ट छोड़ेगा, जब स्प्रिंग इसको खींचेगा तब ना, हाँ या ना? हमने क्या किया है, इसको m2 को यहां रख के छोड़ दिया, x डिस्टेंस इधर, मतलब स्प्रिंग में x का कंप्रेशन रख के इसको छोड़ दिया, तो ये आगे शिफ्ट होगा। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी तब ये m1 को खींचेगी स्प्रिंग और m1 कांटेक्ट तोड़ेगा, है ना। तब तक वॉल इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही होगी, ताकि ये देखो क्या होगा, पहले जब स्प्रिंग दबी हुई है तो स्प्रिंग m1 को लेफ्ट में ढकेलेगी, m2 को राइट में ढकेलेगी। m1 लेफ्ट में नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि दीवार m1 पे फोर्स लगा रही होगी, नॉर्मल फोर्स, लेकिन m2 राइट में चला जाएगा। तो इस दीवार का जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास के पास कुछ एक्सेलरेशन आएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। अब कांटेक्ट कब टूटेगा, जब स्प्रिंग इसको दबाना छोड़ेगी और खींचना शुरू करेगी, मतलब जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ तक पहुंच जाएगी तब कांटेक्ट टूट जाएगा। उस वक्त जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, उसके बाद में वही वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की परमानेंट रह जाएगी, क्योंकि उसके बाद कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, हाँ या ना? ओके, तो उस वक्त के लिए हमने क्या किया, हमने बोला कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ के एक्स स्क्वायर, इट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। किसकी? m2 की काइनेटिक एनर्जी, हाफ m2 v2 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज kx स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर। मेरे को निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कितना हो जाएगा, m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, यही हो जाएगा ना, क्योंकि m1 की वेलोसिटी 0 है, ये हमें निकालना है। मतलब मुझे m2 v2 चाहिए, यहाँ m2 v2 स्क्वायर है, तो मैंने बोला ओके, kx स्क्वायर इंटू m2 इज इक्वल टू m2 v2 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज m2 v2 इज इक्वल टू x टाइम्स अंडर रूट ऑफ k m2। Therefore, velocity of center of mass is equal to x times under root of k m2 upon m1 plus m2। समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन नंबर बॉम्बे।
कोई दिक्कत? क्लियर है कि नहीं क्लियर है भैया? बोलते जाओ यार, आप लोग को जवाब नहीं देते ना, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। Yes, नेक्स्ट sir. नेक्स्ट, ये तो करवाया क्वेश्चन है। याद है क्वेश्चन? स्कूटी पे कौन मिला था आप लोगों को? नहीं यार। भूल गए? स्कूटी की आवाज सुन के पलटे थे क्लास के अंदर और दिखा कौन था? सब भूल जाते आप लोग, कोई बात नहीं। देखो क्या करते हैं, वेलोसिटी का रेडियस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 40 cos 30 डिग्री। ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन cos 30 डिग्री। ये आपका v परपेंडिकुलर है और ये आपका r है। ओमेगा कितना होता है? v परपेंडिकुलर बाय r, दैट इज इक्वल टू 40 cos 30 डिग्री अपॉन 30 बाय cos 30 डिग्री, that is equal to 4 by 3 times cos square 30 डिग्री, that is equal to 4 by 3 times cos square 30 डिग्री कितना होता है? cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो हो जाएगा 3/4, that is equal to 1 रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, उसको डिवाइड कर दो बाय दिस रेडियस या डिस्टेंस, है ना? आया ना? हाँ सर। नेक्स्ट, a rod of length L is placed along the x-axis between x is equal to 0 and x is equal to L. The linear mass density varies with this. The position of center. बेटा ये तो हो जाएगा, ये तो अपन ने क्लास में किया हुआ है, रो इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, है ना? हो जाएगा ना? नेक्स्ट पर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। चलो ये वाला भी खत्म हो गया आपका। तो अब अपना अगला चैप्टर रिजिड बॉडी के जो क्वेश्चंस है ना, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, वो देखेंगे। क्या करना है? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा, जितने टॉपिक्स अभी हुए वो उसके क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लोगे ना? मतलब सिर्फ सेंटर ऑफ मास निकालना और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले क्वेश्चन कर लोगे? हाँ या ना? हाँ सर। पक्का ना? और छोटे मोटे क्वेश्चन अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के या रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के या मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन के आएंगे तो वो भी सॉल्व कर लोगे, छोटे मोटे क्वेश्चन। मैं इन चैप्टर्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, इन दोनों में जितना आपकी इस बुक में उतना बहुत है। When a body is projected at an angle with the horizontal in the uniform gravitational field of the earth, the angular momentum of the body about the point of projection as it proceeds along the path remains constant. क्या हुआ भैया, क्या बोल रहा है? बोला है कि एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है कुछ एंगल से और ये पार्टिकल इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन किया, टक 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 टक, ठीक है? बोला है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इस पॉइंट के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? लगातार इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, लगातार डिक्रीज करेगा, या पहले डिक्रीज करेगा बाद में इंक्रीज करेगा, पहले इंक्रीज करेगा बाद में डिक्रीज करेगा, मतलब किस तरीके से वेरी करेगा ये बताना, ठीक है? तो देखो इनिशियली कितना है, 0 है कि नहीं है? बोलो तो सर जरा।
एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, भूल गए क्या? क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? बोलिए। हाँ, MVR होता है। ये सिखाया मैंने, MVR सिखाया मैंने। क्या सिखाया मैंने? MVR यार पता नहीं कहाँ से मैं एक बार भी MVR बोला तक नहीं अपनी क्लास में, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं बोलता ही नहीं हूँ, मुझे पता है इससे सिर्फ कंफ्यूजन होता है, सिर्फ गलतियां करके आते हैं बच्चे। मैंने क्या सिखाया है? जो मैं हमेशा हर बार कितना भी मेरे को जल्दी हो, मैं हमेशा लिखता हूं R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, नहीं तो बहुत ज्यादा शॉर्ट में लिखना होता है तो L इज इक्वल टू R परपेंडिकुलर इंटू P या फिर R इंटू P परपेंडिकुलर, कुछ ना कुछ ऐसा लिखता हूं मैं। मैंने आज तक कभी R मतलब ये भले लिख सकता हूं R इंटू M, ये भले लिख सकता हूं R इंटू एम भी, R परपेंडिकुलर इंटू एम भी लिख सकता हूं, या फिर R इंटू एम वी परपेंडिकुलर लिख सकता हूं। मैं कभी भी सीधे से MVR नहीं बोलता, तो MVR तो बोलना मत, जब बोलोगे MVR गलती होगा, ठीक है? ओके, तो बताइए क्या होता है R परपेंडिकुलर इंटू P या जो भी क्या होगा इनिशियली, तो क्योंकि इसकी वेलोसिटी इसी पॉइंट से पास हो रही है, क्योंकि इसका मोमेंटम इसी पॉइंट से पास हो रहा है, मोमेंटम की लाइन, इसलिए इनिशियली तो एंगुलर मोमेंटम जीरो होना ही होना है, क्योंकि R परपेंडिकुलर जीरो है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। बाद में क्या हुआ, जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी इधर हुई, पर अब इसका लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा चेंज हो गया, तो ये R परपेंडिकुलर बढ़ गया, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, है ना? टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम हो गई, R परपेंडिकुलर थोड़ा और बड़ा हो चुका है। तो ये बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना कि बेटा एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि R बढ़ रहा है बट P घट रहा है ना बेटा? हाँ सर। तो कैसे बताएं कि एंगुलर मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ रहा है? जवाब सीधा है, देखो इस पूरे ड्यूरेशन में इस पे फोर्स कैसा लग रहा है, नीचे की तरफ mg, नीचे की तरफ mg, कहीं पे भी हो नीचे की तरफ mg, नीचे की तरफ mg। इस पॉइंट के अबाउट इस mg का टॉर्क हमेशा क्या एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं है? बोलो ना यार। हाँ सर। टॉर्क हमेशा एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो है, तो टॉर्क क्या करेगा, हमेशा अगर एक ही डायरेक्शन में लगता रहेगा तो लगातार एंगुलर मोमेंटम को बढ़ाता ही रहेगा ना, इसलिए आंसर क्या आएगा, इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। समझ में आई बात? आप एक बात बताओ, आपके ऊपर या आपके पार्टिकल के ऊपर लगातार अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगता रहे, उसके फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं हो और इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, तो क्या मोमेंटम लगातार इंक्रीज होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? या यूं समझ लो, अगर एक्सेलरेशन लगातार एक्स डायरेक्शन में ही है तो वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होगी कि बीच में डिक्रीज भी हो जाएगी? इंक्रीज भी होगा। हाँ, इंक्रीज ही होती रहेगी ना लगातार। तो वैसे ही एंगुलर मोमेंटम लगातार इंक्रीज ही होता रहेगा, क्योंकि टॉर्क हमेशा एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आई बात? नेक्स्ट, अ फोर्स ऑफ, नहीं तो आप इसको इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, समझदार लोग इतने में सॉल्व कर लेते हैं, गधे लोग क्या करते हैं, गधे लोग बोलते हैं टाउ इज इक्वल टू एक्स इंटू एम जी, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा mg इंटू टी, क्योंकि x कितना u cos थीटा इंटू टी, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू u cos थीटा mg t dt का इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू mg u cos थीटा इंटू टी स्क्वायर बाय 2। तो देखेंगे, देखो सर टी स्क्वायर है, लगातार बढ़ता जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है?
समझ में आई बात? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन. A force of minus F k cap acts on O, the origin of the coordinate system. The torque about the point 1, -1. 1, -1 के अबाउट टॉर्क निकालना है. अगर फोर्स लग रहा है माइनस एफ के कैप, तो हम बोलेंगे ये रहा आपका आर वेक्टर. क्या मैं आर वेक्टर को बोल पाऊंगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप? हाँ या ना? हाँ कि ना बताओ. तो अब कैलकुलेट कर लोगे. आई कैप क्रॉस के कैप कितना होता है? माइनस जे कैप होता है. तो माइनस एफ जे कैप और जे कैप क्रॉस के कैप कितना होता है? आई कैप होता है, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस एफ आई कैप. सो माइनस एफ आई कैप प्लस जे कैप, ऑप्शन बॉम्बे. समझ में आ रही बात? सर आर वेक्टर तो आई कैप माइनस जे कैप होगा ना? मेरे को फोर्स की पोजीशन इस पॉइंट के अबाउट चाहिए. मेरे को इस पॉइंट का पोजीशन नहीं चाहिए, इसके अबाउट इसका पोजीशन चाहिए. समझ में आई बात? भैया टॉर्क कैसे निकालते हैं? अगर इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालना है तो क्या करते हो? ये वाला आर लिखते हो ना. हाँ या ना? क्या होता है आर वेक्टर? जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हो उसके रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का आर वेक्टर. राइट? यही होता है ना. Position of point of action of force with respect to the point about which torque is to be calculated. Now we have to find torque about this position for a force that is acting at this position, right? So position of this point with respect to this point, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप. समझ में आई बात? यस सर. ओके, आगे बढ़े. Next question. Angular momentum of the particle rotating with a central force is constant due to zero torque. Central force लगेगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि जैसे सन के राउंड अगर अर्थ मूव कर रहा है ना? हाँ या ना? वैसे भी अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो टॉर्क तो जीरो होना ही पड़ेगा. दिमाग क्या लगाना है, कारण जो भी हो. A particle of mass m is equal to 3 kg moves along a straight line 4y minus 3x is equal to 2, where x and y are in meters. Okay, with constant velocity v is equal to 5 meter per second. The magnitude of angular momentum about the origin is. ये क्वेश्चन नीट के लिए बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जेई मेन के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें आपके प्रॉपर मैथ्स लग रही है. 4y माइनस 3x इज इक्वल टू 2 है. मतलब कहाँ से पॉइंट पास होगा? 1/2 और अच्छा 1/2 और -2/3. तो ये आपका लाइन है. इस लाइन के अबाउट पार्टिकल मूव कर रहा है. 3 kg का उसका मास है. इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड. आपको ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है. तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा? L इज इक्वल टू, देखो बहुत सारे तरीके होते हैं वैसे तो सॉल्व करने के, बट मैं बोल रहा हूँ अब क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास. थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर लेते हैं ताकि जगह बने हमारे पास. आपके पास एक ऑप्शन है कि इस लाइन का, ये जो मोमेंटम की लाइन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यहाँ से कैलकुलेट करो और उसके बाद P से मल्टीप्लाई कर दो. 3 × 5, P कितना है? 15 kg मीटर पर सेकेंड. तो आप L को लिख सकते हो R परपेंडिकुलर इंटू P. उसके लिए आपको ये R परपेंडिकुलर निकालना होगा.
है ना। नहीं तो एक और उपाय क्या है कि ये आपका 4y माइनस 3x इक्वल टू 2 है ना, तो आपका स्लोप कितना है, क्या आप लिख सकते हो स्लोप इज इक्वल टू 3/4। तो अगर ये थीटा पता है तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा, 3/4 है। तो आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी 5 है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 3, इधर वाला कंपोनेंट 4, क्योंकि थीटा कितना है 37 डिग्री है। तो आप सीधे से लिख सकते हो L इज इक्वल टू R इंटू पी परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू R है इसका 4 नहीं कितना था 3/4 था ना, x y को 0 डालने पे x कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है, सॉरी 2/3 इंटू पी परपेंडिकुलर कितना है, पी परपेंडिकुलर 3 इंटू 3, मास इंटू वेलोसिटी 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 6 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी। समझ में आई बात। क्योंकि यहाँ पे आर परपेंडिकुलर निकालने में थोड़ी मेहनत है ना, लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से, हालांकि बहुत मुश्किल नहीं होता है। क्या होता है फॉर्मूला, नहीं मालूम, आपके पास है 4y माइनस 3x इज इक्वल टू 2, राइट। इसका मतलब इसको लिख सकता हूं 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपका जो r परपेंडिकुलर होता है ना, इट इज सिंपली 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है ना फिजिक्स आता है, कर क्या रहे हो, कुछ तो आना चाहिए ना भाई इंसान को, 2 साल में क्या किए हो, कुछ तो पढ़ा होगा। ये तो मेरे को याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने कब पढ़ी थी भाई, अपनी मतलब उसके बाद मैंने थोड़ा कभी रिवाइज किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जबकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा चीजें मुझे मालूम है, भूल चुका हूं मैं, मेरे को जितना आता था 90% से ऊपर भूल चुका हूं, फिर भी ये तो याद है। आगे बढ़ते हैं। अगला, a particle of mass small m moves along line PC with velocity v as shown in figure. What is the angular momentum of the particle about O? क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L इंटू मोमेंटम mv, ऑप्शन बॉम्बे। समझ में आया। हाँ सर। नेक्स्ट, a particle of mass 5 gram is moving with a uniform speed of 3√2 centimeter per second in the xy plane along the line y is equal to 2√5 centimeter. The magnitude of its angular momentum about the origin in gram centimeter square per second is. देखो भैया ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। y इज इक्वल टू 2√5 है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है 2√5 सेंटीमीटर। इस पर एक पार्टिकल जिसका मास है 5 ग्राम, ये मूव कर रहा है 3√2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना था। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, यही r परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा r परपेंडिकुलर इंटू mv, दैट इज इक्वल टू 2√5 इंटू मास है आपका 5 ग्राम इंटू वेलोसिटी है 3√2, दैट इज इक्वल टू रूट के अंदर 10 आ जाएगा, 3 इंटू 5 15 और इंटू 2 30, √10 क्या हो जाएगा, सब कुछ अपन ने मास ग्राम और सेंटीमीटर में ले रखा है, तो ग्राम
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। ऑप्शन नंबर दिल्ली। ठीक है सब कुछ। क्या हो गया बेटा, इंटरेस्ट लूज कर गए क्या इस चैप्टर में? पढ़ना ही नहीं है चैप्टर रोटेशनल मोशन? सब लोग छोड़ के ही चले गए कि फिर रोटेशनल मोशन कौन पढ़ेगा? क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट तो है नहीं इसके जो करवा रहा हूं। फॉलो नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा, कोई बात है? नहीं सर। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है भाई, अगला बढ़ते हैं। 7. A bob of mass small m attached to an inextensible string of length L is suspended from a vertical support. The bob rotates in a horizontal circle with an angular speed omega radian per second about the क्या vertical support, okay. समझ नहीं आया। Bob of mass small m attached to an inextensible string of length L is suspended from a vertical support. Vertical support से कैसे सस्पेंड करोगे? The bob rotates in a horizontal circle में वो कर रहा है with angular speed omega radian per second about the vertical। अच्छा क्या हुआ है, ये आपके पास वर्टिकल रॉड है, इससे रस्सी का एक एंड बांधा, दूसरे एंड पे बॉब बांध के इसको ऐसे एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया, ठीक है। नाउ अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ट्रू है कि फॉल्स है? ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा मुझे बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है इस पॉइंट के अबाउट? देखो नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, ये है आपका r, तो टॉर्क इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस mg वेक्टर, जो कि जीरो नहीं है इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क, सॉरी इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं है क्या? नहीं है। नहीं सर। इसलिए एंगुलर मोमेंटम लगातार वेरी करता रहेगा। आप बोलोगे सर कैसे सर, एंगुलर मोमेंटम तो उतना ही रहेगा। देखो भैया यहां पर वेलोसिटी किधर है, अंदर की तरफ है ना, तो आप जरा एंगुलर मोमेंटम निकालेगा तो r क्रॉस mv से किधर आ रहा है? क्या एंगुलर मोमेंटम इधर आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? कैलकुलेट करके देखो तो, हाथ लगा, सॉरी राइट हैंड थंब लगा के देखो तो इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। वही बॉब जब यहां पहुंच जाएगा तो r इधर, वेलोसिटी बाहर, तो बताइए तो r क्रॉस mv किधर आ रहा है? क्या इधर आ रहा है l वेक्टर या नहीं आ रहा है? तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है। एंगुलर मोमेंटम चेंज इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन, ये गलत है। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, डी गलत है। समझ में आई बात? हाँ सर। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग, कहने का मतलब इसको ये याद होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए कि अच्छा एंगुलर मोमेंटम वैसे घूमता है, किसके अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट। एक्सिस के अबाउट देखोगे तो क्या हो जाएगा, वो एंगुलर मोमेंटम जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर, वो तो किसी काम का ही नहीं बचेगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि आर आपका ये नहीं होगा, आर आपका ये हो जाएगा, है ना। हाँ या ना, एक्सिस के अबाउट आर बदल जाएगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा, हाँ या ना। टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या होता है?
आर परपेंडिकुलर इंटू एफ परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का आपके एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एफ परपेंडिकुलर क्या होता है? एफ परपेंडिकुलर होता है वो फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर के भी परपेंडिकुलर हो और एक्सिस के भी परपेंडिकुलर हो। यहां mg का कोई भी कंपोनेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए टॉर्क जीरो हो जाएगा एक्सिस के अबाउट। तो एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, लेकिन उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। समझ में आया? नहीं सर। अबे यार भूल गए ना, मतलब एंगुलर मोमेंटम का फंडा पूरा। लास्ट में तो बोले थे वही। ये पता है? हाँ ये मालूम है इसमें एफ परपेंडिकुलर क्या होता है? क्या होता है एफ परपेंडिकुलर? सर, जो फोर्स परपेंडिकुलर आता है वो एक्सिस के जो एक्सिस के भी परपेंडिकुलर हो और आर के भी परपेंडिकुलर हो, है आर ना? के। तो mg का कोई कंपोनेंट ऐसा है कि जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो? नहीं। तो टॉर्क कितना होगा एक्सिस के अबाउट? जीरो होगा ना यार। तो एक्सिस का अगर टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर। दूसरा चीज, अगर मैं एक्सिस का एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा तो ये वाला आर लूंगा, ये वाला आर क्रॉस एम बी किधर आया? सीधे ऊपर आया। इधर कितना आया? आर क्रॉस एम बी अंदर की तरफ, ये भी ऊपर आया। तो एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा कि नहीं रहेगा एक्सिस के अबाउट? है ना? हाँ सर। तो एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जा रहा है। समझ में आया? यस। आगे बढ़ रहा हूं। A particle of mass 2 kg is moving such that at क्या वो at time t its position in meters is given by r is equal to 5 I cap minus 2t square j cap. The angular momentum of the particle at t is equal to 2 second about the origin, t is equal to 2 second पर ऑरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू डी आर डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस 4t जे कैप। तो आप लिखोगे एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर दैट इज इक्वल टू m टाइम्स आर वेक्टर क्रॉस v वेक्टर दैट इज इक्वल टू मास कितना है 2 kg इंटू आर क्रॉस v करना है। आई कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा k कैप, तो माइनस 20t के कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा जीरो, तो यही बचा आपका दैट इज इक्वल टू माइनस 40t के कैप, और t कितना है 2 सेकेंड्स है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 80 के कैप। ऑप्शन आगरा। ठीक है, नेक्स्ट। समझ में आ रहा है ना सब यार? इजी क्वेश्चन ही है ना, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई ऊट पटांग क्वेश्चन नहीं दे रहा आपको अभी तक। और ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं, आप देख भी रहोगे कितने क्वेश्चन इसमें से जेईई मेन में आए हुए हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, इन क्लासेस से थक गए क्या 20 दिन में लगातार क्लासेस हो रही हैं? तो ईमानदारी से बोलो, कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, बोलो। नहीं सर। करते रहने ना अपन को ये क्लासेस, तो हाँ सर। बोर हो गए ना, लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस कर करके सर दुख गया ना। क्वेश्चंस करने में बेटा थोड़ी थकान तो होती है, पर आप समझिए, आपको ये रियलाइज हो रहा है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जेईई मेन में, जो क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो उतने डिफिकल्ट नहीं है जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की आपको आदत है। हाँ या ना?
हाँ सर। तो इस लेवल के क्वेश्चंस अगर आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक बोल रही है कि इतना कर लो आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा है कि कॉन्फिडेंस भी और गड्ढे में जा रहा है कि क्वेश्चन भूल गए, ऐसा तो नहीं लग रहा भूल गए सब भूल गए, ऐसा तो नहीं लग रहा। अगर ऐसा लग रहा है तो एक ही उपाय है इसका कि क्लास होने के पहले आप लोग एक बार क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिए, ठीक है। बाकी तो दुर्गा पूजा में 2-3 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो जो थकान हुई वो थोड़ा कम हो जाएगा, और पुराना अगर कुछ बच गया है तो उसको आप उसमें कवर भी कर लेंगे अगर करना चाहें तो, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, a uniform disk of radius a and mass m is rotating freely with angular speed omega in a horizontal plane about a fixed vertical axis through its center. A particle also of mass m is suddenly attached to the rim of the disk and rotates with it. The new angular speed is, क्या बोल रहा है कि भैया एक ठो डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस नहीं गिवन है तो हमने मान लिया रेडियस कैपिटल R है। ये घूम रहा था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, कि सडनली हम लोगों ने एक पार्टिकल को इसके रिम पे रख दिया, उस पार्टिकल का मास भी m था। बताना है कि आफ्टर कीपिंग दैट पार्टिकल हेयर इसका नया एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसलिए आई नॉट ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा। दिस इंप्लाइज आई नॉट कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 2, अच्छा ओमेगा डैश, एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा इज इक्वल टू आई कितना हो जाएगा, नया आई कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 तो डिस्क का है, प्लस वो जो पार्टिकल गोल गोल घूमने लग गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है इंटू ओमेगा डैश। दिस इंप्लाइज सिंपली आ गया ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा बाय 3, ऑप्शन बी, इजी। नेक्स्ट, if the radius of earth contracts 1 by n of its present day, value of length of day will approximately be, contracts, देखो कॉन्ट्रैक्ट्स 2 बोलना चाहिए, यही अंग्रेजी गड़बड़ कर देते हैं लोग। मतलब उसका रेडियस जो है ना 1 बाय nth हो गया, तो लेंथ ऑफ द डे पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो हम इसमें क्या एज्यूम करेंगे, 2 अजम्पशन हो सकते हैं। एक हो कि डेंसिटी कांस्टेंट रही अर्थ की, और दूसरा है कि नहीं मास कांस्टेंट रहा अर्थ का। मैं मास को कांस्टेंट लेके सॉल्व कर रहा हूं, डेंसिटी कांस्टेंट लेके सॉल्व नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि मेरे को आंसर में n स्क्वायर दिख रहे हैं, n टू पावर 5 नहीं दिख रहा, ठीक है। आपको पता है, आपको ये बात मालूम है ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का कितना होता है, m/2/5 एम आर स्क्वायर, लेकिन मास खुद कितना होता है, r³ होता है। तो अगर आप डेंसिटी कांस्टेंट कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया r⁵ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसलिए ओमेगा भी 1/r⁵ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डे जो है वो मतलब उसमें पावर 5 हो जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को ऑप्शन में स्क्वायर्स दिख रहे हैं, n टू पावर 5 नहीं दिख रहा, इसलिए मैं मास को कांस्टेंट लेके चल रहा हूं। मास कांस्टेंट है तो मैं बोलूंगा आई नॉट कितना था, आई नॉट था 2/5 m r स्क्वायर, और आफ्टर शिंकिंग नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना हो जाएगा, 2/5 टाइम्स m r बाय n का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आई नॉट बाय n स्क्वायर। नाउ क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, आई नॉट इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। दिस implies omega is equal to I naught by I into omega naught. This implies time period is equal to 2 pi by omega, that is equal to 2 pi upon I naught by I into omega naught, that is equal to I by I naught into T naught. T naught कितना है 24 आवर्स, दैट इज इक्वल टू I बाय I naught कितना हो जाएगा 1 बाय n स्क्वायर इंटू 24 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 24 अपॉन n स्क्वायर आर, ऑप्शन बॉम्बे। समझ में आई बात, सब ठीक है? Yes, sir. पक्का? कुछ नहीं समझ में आया तो बोल दिया करो। नेक्स्ट, a particle of mass small m is moving along the side of a square of side A.
with a uniform speed v in the xy plane as shown in the figure. एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ये एक स्क्वायर के साइड के अलॉन्ग मूव कर रहा है विद स्पीड v. Which of the following statements is false for the angular momentum L about the origin? ठीक है, देखो ऐसे बस कैलकुलेशन है, कुछ करना नहीं है आपको, अलग अलग पोजीशन में बताना है इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, r परपेंडिकुलर इंटू f करते जाना है, ठीक है, उसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत, r परपेंडिकुलर इंटू एम वी करना होगा और कुछ नहीं है इसमें, एम वी हर बार दे रखा है, बस r परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई करना है पहले केस में, और सर डायरेक्शन में देखते जाना है, तो कब माइनस के कैप में कब प्लस के कैप में है. इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, चारों ऑप्शन अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 12. A uniform rod AB of mass m and length L at rest on a smooth horizontal surface, ठीक है. An impulse P is applied to the end B. The time taken by the rod to turn through at right angle is. देखो भैया, ये आपका रॉड है, ये लेट से रॉड का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है. हमने क्या किया, इस यहाँ पर इम्पल्स P प्रोवाइड किया इस रॉड को, तो क्या होगा इससे सेंटर ऑफ मास के पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, साथ में साथ कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी आ जाएगा, है ना, हाँ है ना. तो क्या मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू एम वी हो जाएगा, और क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि L बाई टू इंटू पी विच इज एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू आई ओमेगा हो जाएगा. दिस इंप्लाइज L बाई टू इंटू पी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा. दिस इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू 6p बाय ml. देयरफॉर राइट एंगल से टर्न करने में टाइम लग जाएगा पाई बाय 2 अपॉन ओमेगा, दैट इज इक्वल टू पाई ml अपॉन 12p. ऑप्शन चेन्नई. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ इजी है. नेक्स्ट, इसमें कितनी स्लाइड्स हैं यार पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है. द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 0.25 मीटर. देन द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ द सिलेंडर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस. इजी क्वेश्चन है यार बहुत. आपको सिलेंडर का लेंथ, हाइट, रेडियस जो कुछ भी जरूरत है दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम निकालना है. काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, k इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा, आई ओमेगा. इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट हो जाएगा ना. आई कैसे हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि आपके सिलेंडर के एक्सिस के अबाउट ही रोटेशन हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिंग एंड अ डिस्क हैविंग द सेम मास रोल विदाउट स्लिपिंग with the same linear velocity. If the kinetic energy of ring is 8 joule, that of the disk must be. देखो भैया क्या बोला है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा. ये आपका रिंग है और ये आपका डिस्क, दोनों ही रोल कर रहे हैं बिना किसी स्लिपिंग के, मतलब, और दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, दोनों का मास भी सेम है.
बोला है कि अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी 8 जूल है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी K2 कितना है ये मुझे बताना है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, K1 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई कितना होता है रिंग का, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज वी स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू सिंपली एम वी स्क्वायर। K2 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, नाउ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज वी स्क्वायर, सो 1/4 एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/4 एम वी स्क्वायर। ये आपका K2 है। तो मैं बोल सकता हूं कि K2 बाय K1 इज इक्वल टू 3/4 एम वी स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, दिस इंप्लाइज K2 इज इक्वल टू 3/4 K1 दैट इज इक्वल टू 6 जूल्स। ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट, a round uniform body of radius capital R, mass capital M and moment of inertia I rolls down without slipping an inclined plane making an angle theta with the horizontal। क्या हुआ, एक राउंड यूनिफॉर्म बॉडी है, राउंड है यूनिफॉर्म बॉडी है, ठीक है, रेडियस आर है, मास एम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है, देन इट्स एक्सेलरेशन इज, ये तो पता है ना, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, है ना, तो याद है ना, निकालना आता हाँ है, सर। हाँ सर। निकालना भी आता है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिख नहीं रहा होगा, आपने बुक में देख सकते हैं। स्टेटमेंट 1, अ डिस्क ए मूव्स ऑन अ horizontal plane and rebounds elastically from a smooth vertical wall. In this case, about any point on the line xy, the angular momentum of disk remains conserved। देखो भाई, डायरेक्शन आप देखोगे तो कंजर्व्ड ही है ना, हाँ है ना। यहां पर अगर आप देखोगे वेलोसिटी इधर है, आर इधर है, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर हुआ, अंदर की तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब इधर देखोगे तो वेलोसिटी इधर है, आर इधर है, अभी भी अंदर की तरफ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो डायरेक्शन सेम है। अब बात बची मैग्नीट्यूड की, तो देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है दोनों केस में वेलोसिटी भी सेम है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, वैसे एक और डायरेक्ट मेथड है इसका कि जब यहाँ पर टकराया तो इम्पल्स तो लगा ऐसे, जो पॉइंट एक्स से पास हो रहा है तो एंगुलर इम्पल्स हो गया 0, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रह जाएगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट, तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, about any point in the plane the torque experienced by disk is 0 as gravity force and normal force balance each other। बिल्कुल गलत बात है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता था कि while colliding the impulse applied by the wall passes through point x, therefore angular impulse is 0, that means angular momentum will remain conserved। समझ में आई बात। Next question, a block is kept on a rough horizontal surface under the action of a force F as shown in figure. The torque of normal contact force about center of mass is having 0 value। एक ब्लॉक है जिसको हमने रफ होरिजेंटल सरफेस पर रखा है, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F as shown in the figure,
द टॉर्क ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज हैविंग नहीं बेटा, क्या होता है आपको तो मालूम है ना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग ऐसे फोर्स लगाएंगे तो उसका जो नॉर्मल फोर्स है थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसे लगता नॉर्मल फोर्स राइट में ज़्यादा लगेगा, लेफ्ट में कम लगेगा, और इफेक्टिवली नॉर्मल फोर्स की पोजीशन इधर हो जाएगी, सेंटर मास इधर होगा। यही नॉर्मल फोर्स का जो टॉर्क है ये इस टॉर्क को बैलेंस करता है। याद है कि भूल गए? हाँ सर। तो नॉर्मल फोर्स का टॉर्क सेंटर ऑफ के अबाउट 0 नहीं होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मे पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। मे तो ऑब्वियसली है, बट मे कब हो सकता है? अगर फोर्स जो है सीधे सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग लग जाए, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका टॉर्क 0, नॉर्मल का भी टॉर्क 0 है ना? हाँ या ना? नहीं यार, सेंटर मास के अबाउट जाएगा तब भी नॉर्मल फोर्स थोड़ा ना पास होगा, उससे शिफ्ट होगा ही होगा। नहीं, ये गलत बोल रहा हूँ मैं, मेरे को तो दोनों ही गलत लग रहे हैं। सेंटर से कैसे पास होगा? अगर फोर्स 0 होगा तब सेंटर मास से पास होगा, और क्या। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 पक्के से गलत है, इसलिए स्टेटमेंट 2 को करेक्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, और सेंटर फोर्स 0 होने के केस में सेंटर मास से पास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और आज का लास्ट क्वेश्चन ही होगा। Two cylinders, one hollow and other solid with the same mass and identical dimensions, are simultaneously allowed to roll without slipping down an inclined plane from the same height. The solid cylinder will reach the bottom point first. एकदम सही बात है, अपन को पता है एक्सेलरेशन कितना था, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। याद है? अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, यही आंसर आया था। ये जो आई है ये आपके सॉलिड के लिए छोटा होगा, इसलिए एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसलिए सॉलिड पहले पहुंचेगा। स्टेटमेंट 2, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द सिलेंडर्स आर इक्वल व्हेन दे रीच एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। ये भी एकदम सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन, हालांकि एनर्जी से एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी अगर सेम होगी तो, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी आपके सॉलिड सिलेंडर की कम होगी, इसलिए ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तो जल्दी पहुंच जाएगा। बट फिर भी इसमें अपन आंसर क्या देंगे? ऑप्शन बी देंगे, ए नहीं देंगे। समझ में आई बात? हाँ या ना? समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा। अभी के लिए क्लास ओवर है। कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो। कोई दिक्कत है इस 2 चैप्टर्स में जो आज अपन ने कवर किया है?